अब हम लोग 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड 0, -1, 0 एंड पैरेलल टू द लाइन x - 1/2 इज इक्वल टू y + 2/3 इज इक्वल टू z - 3। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों पॉइंट से तो पास कर रहा हो और इस लाइन के पैरेलल हो। अच्छा, अगर कोई एक प्लेन x1, y1, z1 से पास करे तो उसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा होगा अगर आपने इससे पहले वाले सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं तो। अब देखना, यहां पे तो ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो फिर किसको माने, x1, y1, z1, किसी को भी मान लो। मैं पहले वाले को मानता हूं कि ये पहले, इसमें पहले वाले को ही मानता हूं। अब देखना, a x - 1 + b y - 2 + c z - 3, ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे x1 1 है, y1 2 है और z1 3 है। अब आगे देखते हैं, लेकिन ये प्लेन तो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो क्या अगर इस प्लेन की इक्वेशन में मैं ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूं तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए ये प्लेन? हाँ, करना चाहिए। तो क्या करता हूं मैं, x, y, z की जगह 0, -1, 0 पुट करता हूं और पुट करने के बाद मैं इसको सेटिस्फाई करवाता हूं। कैसे? देखना, a 0 - 1 + b -1 - 2 + c 0 - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां हो जाएगा -a, यहां हो जाएगा -3b और -3c इक्वल टू 0। तो -1 कॉमन ले लूंगा, यहां हो जाएगा a + 3b + 3c इक्वल टू 0 और 0 है -1 तो 0 ही हो जाएगा, यहां हो जाएगा a + 3b + 3c इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यहां से पहली कंडीशन आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों से क्या बोला गया है कि ये जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो मान लो ये मेरे पास प्लेन है और ये लाइन है। अगर ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा क्या वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा? समझना कि अगर ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है तो इस प्लेन का जो भी नॉर्मल होगा क्या वो इस लाइन का भी नॉर्मल होगा? होना तो चाहिए। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि लाइन एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे हम लोगों को एन वेक्टर लिखना है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a i कैप + b j कैप + c k कैप, क्योंकि जो मेरे पास x y z का कोफिशिएंट होता है वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यानी कि नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे a, b, c। और अगर a, b, c नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो गए तो फिर मेरे पास n वेक्टर ये होगा। और अगर नहीं तो सबसे पहले आप इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर जाके आप r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू p से कंपेयर करो, आपके पास n वेक्टर आ जाएगा। अब देखना, ये रहा मेरे पास लाइन, इस लाइन के dr बता सकते हो तुम? हाँ, dr हो जाएंगे 2, 3, -3। तो क्या इस dr को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप - 3k कैप? क्या इसमें तुमको कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, ये b वेक्टर मेरे पास dr का वेक्टर है। अब अगर ये नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब n वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और अगर n वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो n वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, b वेक्टर यहाँ सबसे पहले मैं साइड में लिखता हूँ, ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास 2i कैप + 3j कैप - 3k कैप, 2i कैप + 3j कैप - 3k कैप। सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2a + 3b - 3c इक्वल टू 0। ये मेरे पास दूसरी कंडीशन आ गई। अब ये मेरे पास प्लेन की क्वेश्चन थी और ये दोनों कंडीशन थी। अब इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए क्या मैं ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे पास अगर 3 इक्वेशन होगी तभी मैं 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 2 ही इक्वेशन है। तो मैं ए बी सी तीनों का रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। और ए बी सी तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो निकालना मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी कि 12th नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ सीधा रेशियो निकालने वाला हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा, -9 और -9 b, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास कितना, -3, और c यहाँ हो जाएगा 1 × 3 और माइनस में कितना 2 × 3 यानी कि -6। ये कितना हो जाएगा, a/-18 इज इक्वल टू b/9 इज इक्वल टू c/-3। अब मैं इसको k के बराबर मान लेता हूं, तो मेरे पास a कितना आ जाएगा -18k, b कितना आ जाएगा 9k और c कितना आ जाएगा -3k। ठीक है, अब a b c तीनों की वैल्यू मैं इस प्लेन की क्वेश्चन में सेटिस्फाई करवाता हूं, यानी कि इस प्लेन की क्वेश्चन में पुट करता हूं। तो यहां हो जाएगा -18k x-1 प्लस में 9k y-2 और प्लस में -3k
जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब क्या कर रहा हूं मैं के कॉमन लेता हूं, ठीक है। तो के कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 18 एक्स माइनस वन प्लस 9 वाई माइनस टू माइनस थ्री जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं इसमें से 3 भी कॉमन ले सकता हूं, तो मैं 3 भी कॉमन लेता हूं। यहाँ कितना हो जाएगा 3k, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 6 एक्स माइनस वन प्लस 3 वाई माइनस टू और माइनस में जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं 3k को उस साइड भेजूंगा तो 0/3 के 0 ही हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 0। और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 6x प्लस 6 प्लस 3y माइनस 6 माइनस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखना प्लस 6 और माइनस 6 तो कट गया, ये कितना हो गया माइनस 6x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 6x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं 0 में माइनस 1 करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो मैं माइनस 1 को उस साइड भेजता हूँ और 0 में माइनस 1 करता हूँ तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 6x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने 3 को उस साइड भेज दिया। तो ये मेरे पास प्लेन की फाइनल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखना 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से ये कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 5 perpendicular to the plane x plus 2y minus 3z equal to 7 and parallel to the line x plus 5/3 is equal to y plus 1/-1 is equal to z minus 2/1, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है हम लोगों से क्वेश्चन में। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा हम लोगों को पता है कि कोई भी प्लेन की इक्वेशन जो कि x1, y1, z1 से पास करे, उस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे x1, y1, z1 2, -1, 5 है, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ x1, y1, z1 की जगह 2, -1, 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा a x माइनस 2 प्लस b y प्लस 1 प्लस c z माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है। अब हम लोगों से क्या बोला जा रहा है कि ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। तो मान लो ये मेरे पास एक प्लेन है और ये मेरे पास दूसरा प्लेन है। अगर ये प्लेन और ये प्लेन, मतलब इसको मैं बोलता हूं प्लेन 1 और इसको मैं बोलता हूं प्लेन 2, तो प्लेन 1 और प्लेन 2 आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं प्लेन 2 का नॉर्मल बनाऊं तो क्या वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और अगर मैं प्लेन 1 का नॉर्मल बनाऊं तो क्या वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या प्लेन 1 और प्लेन 2 का नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होगा? हाँ होगा। मैं बोलता हूं प्लेन 1 के नॉर्मल को n1 वेक्टर और प्लेन 2 के नॉर्मल को n2 वेक्टर, तो क्या n1 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे n2 वेक्टर का? हाँ होगा। चलिए निकालते हैं फिर n1 वेक्टर। इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं n1 वेक्टर बोलता हूं, जो कि मेरे पास हो जाएगा a I कैप प्लस b j कैप प्लस c के कैप। ऐसा कैसे? क्योंकि जो भी मेरे पास x y z का कोफिशिएंट होता है वो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होता है। अच्छा, तो यानी कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मेरे पास a, b, c होगा। तो क्या मैं इसका नॉर्मल वेक्टर नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। अब वैसे ही इस प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, जिसको मैं n2 वेक्टर नाम देता हूं, वो हो जाएगा मेरे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्योंकि जो भी मेरे पास x y z के कोफिशिएंट होते हैं वही मेरे पास प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1, 2, -3। इसलिए मैंने इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, अब अगर n1 वेक्टर n2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0? हाँ लिख सकता हूं। तो फिर सॉल्व कर लेते हैं। n1 वेक्टर ये रहा और n2 वेक्टर ये रहा। सॉल्व करते हैं। यहां मैं साइड में n2 वेक्टर भी लिख ही देता हूं। ये कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास ये पहली कंडीशन निकल के आती है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अगला कंडीशन सुनते हैं। अगला कंडीशन हम लोगों से बोला जा रहा है कि ये प्लेन, मतलब ये रिक्वायर्ड प्लेन और ये लाइन आपस में पैरेलल भी हैं। तो देखिए, मान लो ये मेरे पास प्लेन है, ये पैरेलल है एक लाइन के, तो क्या इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा क्या वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा? हाँ होगा। तो इसका मतलब मान लो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है मेरे पास b वेक्टर, और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर उसको मैं बोलता हूं n1 वेक्टर, क्योंकि यहां मैंने एज्यूम कर रखा है उसको n1 वेक्टर। तो यहां से मेरे पास एक कंडीशन आती है n1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, इसलिए n1 वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। यहां से मेरे पास दूसरी कंडीशन निकल के आएगी, उसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो b वेक्टर निकालते हैं। तो b वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास
सबसे पहले मुझे ये बताओ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है। 3, -1, 1, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास बी वेक्टर है। तो अब n1 वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें, बी वेक्टर को मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, बी वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो n1 वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दूसरी कंडीशन आ गई और ये मेरे पास पहली कंडीशन है। अब चलते हैं अगले पे। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन और ये मेरे पास दो कंडीशन आ चुकी थी। अब मैं अगर मेरे पास दो कंडीशन है तो क्या मैं ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल सकता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मेरे पास दो इक्वेशन है और मेरे पास 3 वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि मैं तीनों की वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकता, लेकिन हाँ मैं तीनों की रेशियो जरूर फाइंड कर सकता हूं। तो मेरे पास तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 2 और माइनस में 3, यहाँ कितना हो जाएगा -9 -1 और यहाँ कितना हो जाएगा c बाई -1 -6। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप 12th नंबर क्वेश्चन मेरी वीडियोस देखिए और आपने 13th नंबर क्वेश्चन में भी अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया होगा इसका, और 14th नंबर क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए था। वैसे फिर भी मैं समझा देता हूँ, a बाय दिस माइनस दिस इक्वल टू b बाय दिस माइनस दिस इक्वल टू c बाय दिस माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a बाय -1 इज इक्वल टू b बाय -10 इज इक्वल टू c बाय -7। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं a बाय 1 इज इक्वल टू b बाय 10 इज इक्वल टू c बाय 7। अब इसको मैं k के बराबर एज्यूम कर लेता हूं, तो a कितना हो जाएगा मेरे पास k, b हो जाएगा मेरे पास 10k और c हो जाएगा मेरे पास 7k, ठीक है। अब अगर मैं a b c तीनों की वैल्यू इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा प्लेन की इक्वेशन k x-2 प्लस 10k y प्लस 1 प्लस 7k z माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं k कॉमन ले लूं तो यहाँ हो जाएगा x-2 प्लस 10y प्लस 10 और प्लस में 7z माइनस 35 इक्वल टू 0, और 0 बाई के तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस 10y प्लस में 7z और यहाँ देखना -35 -2 -37 प्लस 10 हो जाएगा -27 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फाइनली प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है।